हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड राहुल फ्रॉम कनाडा ड्रीमर्स। और आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया से कनाडा की जर्नी के बारे में बताऊंगा कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया एज अ फैमिली, और हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और उन चैलेंजेस को हमने ओवरकम कैसे करा, और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी जो हमने फुलफिल करी, और कितना टाइमलाइन थी हमारी। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ये वीडियोस जो बनाते हैं वो हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए ही हेल्प करने के लिए बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो है हमने कनाडा आने का सोचा क्यों। सभी के अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। जो हमारा रीज़न था वो, क्योंकि इंडिया में मैं अच्छी जॉब करता था, मेरी वाइफ फुल टाइम जॉब नहीं करती थी, वो ब्लॉगिंग करती थी, तो वी आर अर्निंग गुड देयर। और मेरी बेटी भी कॉन्वेंट स्कूल में थी, किंडरगार्टन। जो रीज़न था हमारा यहाँ आने का सोचने का, वो ये था कि यहाँ की जो लाइफ है वो थोड़ी बेटर है कंपेयर टू इंडिया। इन टर्म्स ऑफ लाइक, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एकदम कंपैरिजन कर सकते हैं हम, बट जैसे वहाँ पर गर्मी बहुत है, थोड़ा डस्ट पोल्यूशन ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया में। उस चीज़ को कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि अगर हम कर सकते हैं मूव, तो वहाँ पर जाने का एक ये रीज़न स्ट्रॉन्ग था मेरा। मेरा पर्सनल ये रीज़न था। दूसरा था मेरी बेटी की एजुकेशन का। कनाडा की एजुकेशन पर कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है, और यहाँ की एजुकेशन इनिशियल, फ्रेंकली स्पीकिंग, इनिशियल डेज में जो किंडरगार्टन में बच्चे होते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड में होते हैं, इंडिया के कंपैरिजन करेंगे तो एजुकेशन इतनी डिटेल या डीप नहीं है। बट यहाँ पर बच्चे का बेस बनाना, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन स्टडी का प्रेशर पूरा डाल देते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये एक रीज़न था। और एक और रीज़न मैंने जो सोचा वो था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑल्दो मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब थी इंडिया में, वो यूएस बेस्ड कंपनी में मैं काम करता था। तो मैं आने से पहले मैंने यहाँ के एम्प्लॉयर और यूएस की कंपनीज में अप्लाई करा था, तो मेरा हो गया था। आई एम वर्किंग फॉर अ यूएस बेस्ड कंपनी। बट कनाडा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ, आई नो रिसेशन चल रहा है, थोड़ी टफ है। बट यहाँ पर आपको वीकेंड्स पर जॉब मिल जाती हैं, और पर आवर के बेसिस पर जॉब मिल जाती है। इंडिया में ये कल्चर है ही नहीं। एक ये रीज़न भी था मेरा आने का यहाँ पे। ये जर्नी जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 2021 के अंदर। तब हमने अपना आइलेट्स का एग्ज़ाम क्लियर करा था। उसके बाद हमने पहले एक दिल्ली का कंसल्टेंट हायर करा था, नेहरू प्लेस में थे उनका ऑफिस। बट मुझे 2-3 महीने में समझ आ गया था उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। उसके बाद हमने किसी लिंक के थ्रू कनाडा के अंदर ही कंसल्टेंट हायर करा ओंटारियो में। तो उन्होंने हमारी फाइल लगाई और सब कुछ प्रोसेस उन्होंने करा। हमने बस अपना वेस्ट, उससे पहले भी हमने वेस्ट सबमिट कर दिया था। वेस्ट की डिटेल्स कैसे सबमिट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का होता है, जो आपकी डिग्रीज होती हैं, वो जो कनाडा की एजुकेशन सिस्टम के इक्वल कंसीडर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, उसको वेस्ट बोलते हैं। जब आप अपनी फाइल लगाते हो तो आपको वेस्ट की एप्लीकेशन नंबर होता है, और वेस्ट के पास अपने डेटा भेजना होता है, लाइक आपको डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरीथिंग। वो मेरी वाइफ और मैंने हमारी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सब कुछ हमने पहले से ही 2 से 3 साल पहले ही एडवांस में रखा हुआ था। क्योंकि मैं जॉब करता था तो टाइम नहीं होता, तो मैंने कहा पहले ही करके रख लेता हूँ सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली। उसके बाद जब हमारा आइल्स क्लियर हुआ, कंसल्टेंट हायर करा, तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी थे। हमने सबमिट करा राइट अवे। और हमारा प्रोसेस हर 2 महीने, 1-1.5 महीने के बाद में बढ़ रहा था। हमारी फाइल भी पिक हो गई थी, अब हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, और जो कंसल्टेंट ने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करे थे, जैसे कि हमारे 5 साल की रहने की हिस्ट्री, कहाँ कहाँ रहे हैं हम। जैसे मैं पहले गुड़गांव रहता था, उसके बाद नोएडा रहता था, फिर मैं चंडीगढ़ मूव हुआ, तो कितने कितने टाइम में कहाँ कहाँ थे, आपको ये सारा डेटा आपको देना होता है जब आप अपनी फाइल को सबमिट करते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने करी। हमने अपनी 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करी है, और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई। तो ये आपको पहले से ही सोचना होगा कि
कि आपके प्रोसेसेस कैसे होंगे। अदरवाइज आपको कंसल्टेंट बताएगा, फिर आप करना शुरू करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इन चीज़ों में, फिर आपकी फाइल में भी डिले होगा। सो आपको पता ही है यहाँ पे कंपटीशन कितना बढ़ रहा है अब। सो ये चीज़ें हमने पहले कर ली तो उसका बहुत बेनिफिट हुआ था हमें। और एक डिसएडवांटेज हुई थी हमारे साथ कि हमने अपना बायोमेट्रिक सबमिट कर दिया था, उस टाइम कोविड भी चल रहा था। तो 1 साल के बाद हमारा मेडिकल सबमिट करने के बाद हमारे को 1 साल तक मेडिकल जो सबमिट करते हैं हम, वो वैलिड होते हैं, पर 1 साल निकल गया था। जब उन्होंने हमारे को पीआर देने के लिए अप्रूवल स्टेज पर पहुंचे वो हमारी, तो उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड्स को दोबारा सबमिट करने के लिए बोला। तो दोबारा मैं सारा प्रोसेस करा, मेरे आई थिंक एक्स्ट्रा हमारे 25,000 to 30,000 लग गए थे एक्स्ट्रा, जबकि ये हमारा फॉल्ट नहीं था, ये उनकी प्रोसेस में डिले की गलती के कारण हुआ था सारा कुछ। बट एनीवेज ये हमने फेस करा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 साल के लिए वैलिड होता है मेडिकल, तो आप ध्यान रखना इस बात को। तो उसके बाद जब हमने सबमिट करा, विद इन मंथ हमारा पीआर का अप्रूवल आ गया था। आई थिंक 28 जून या 30 जून के आसपास लास्ट ईयर 2023 में आया था हमारे को अप्रूवल। सो मैंने जैसे ही अप्रूवल आया, मैंने राइट अवे अपनी टिकट्स बुक कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बेटी की जो क्लासेस हैं वो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च कर ली थी पहले कि वहाँ का सेशन टाइमिंग स्टार्ट कैसे होते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है कि मार्च के बाद अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पर सितंबर से लेके जून तक का सेशन होता है। ऐसे होता है यूएस और कनाडा के अंदर। तो ये सब रिसर्च करने से बेनिफिट हुआ मुझे। मैंने आने से पहले ही अपनी बेटी का कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर हमने उसका अकाउंट बना दिया था। बट प्राइमरली अकाउंट बना था, बट साइड डिटेल्स नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर हमें अपना पीआर डॉक्यूमेंट्स, हमारी पासपोर्ट की कॉपीज और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी वो अपलोड करनी थी, जो कि कनाडा में लैंड होने के बाद ही आप कर सकते हो। बट एटलीस्ट आपको एरियाज के बारे में पता चल जाता है कि आप रहने कहाँ वाले हो, कैसे है वो, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। सो हमारे इनिशियल 7 डेज कैसे रहे कनाडा में, मैं अब उसको बारे में आपको बताता हूँ। जो जैसे ही हम कनाडा लैंड हुए थे, कैलगरी हम आए हैं सबसे पहले। सो कैलगरी में आने के बाद जब मैंने वेदर देखा तो एकदम बहुत ही ठंडा वेदर था। एडेप्टेबिलिटी थोड़ी टफ लगी हमें, जैसे दिसंबर की ठंड होती है जब हम जुलाई में यहाँ पर आए, तो वैसा वेदर था यहाँ का। एक बहुत यूनिक चीज़ मेरे को यहाँ पर देखने में लगी कि जब हम नेक्स्ट डे, मैं अपने फ़ोन का कनेक्शन लेने के लिए थोड़ा गूगल मैप्स के थ्रू एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने बस ली यहाँ पर। तो जैसे हम यूजली इंडिया में होता है कि बस में चढ़ने के बाद आप कंडक्टर का वेट करते हो और वो आके आपको टिकट देगा, तो कनाडा में ऐसा सिस्टम है ही नहीं। सो जब आप कनाडा में आओगे तो बस में जब चढ़ोगे तो आपके पास जो बस की ड्राइवर की सीट होती है, उसके साथ में एक स्कैनर लगा होगा और उसके साथ में एक बॉक्स होगा जिसमें आपको टिकट प्राइस होगा। उसके बेसिस पे पर एडल्ट $3.60 हैं, या ओंटारियो में डिफरेंट रेट है, अल्बर्टा में डिफरेंट रेट्स हैं। सो वहाँ पर रेट्स लिखे होंगे और आपको पर पर्सन के बेसिस पर टिकट लेनी होगी। जिन बच्चों की एज बिलो 18 है, उन बच्चों को कोई भी टिकट नहीं लेनी होती, दिस इज़ फ्री फॉर देम। सो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और जो भी आप टिकट लेते हो, वो टिकट आपको ड्राइवर ही देगा, और वो टिकट 90 मिनट्स के लिए वैलिड होती है। मतलब आप उस टिकट के बेसिस पे 90 मिनट्स तक बस में ट्रैवल कर सकते हो, उतर के दोबारा चढ़ सकते हो, जस्ट जो मर्जी करो। बट आफ्टर 90 मिनट्स आपको दूसरी टिकट लेनी होगी। बट यूजुअली इतना लंबा ट्रैवल होता नहीं यहाँ पर 90 मिनट्स के बाद। दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग दैट आई फाउंड हेयर। जब हम अपने फ़ोन का कनेक्शन लेने गए तो हमारे फ़ोन के कनेक्शन में हमें अपने पासपोर्ट लगाना पड़ा, और हमारा COPR का लेटर था जो हमें देना पड़ा। और जो एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया कि जब हम लैंड हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर हमें इमिग्रेशन में हार्डली 15-20 मिनट्स लगे थे। उन्होंने हमारी बेसिक डिटेल पूछी, और आप यहाँ पर कहाँ रहने आए हो, किस जगह पर रहने आए हो, तो ये सारी चीज़ें पूछी थी। और बस इतना करने के बाद उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए, और उन्होंने ये बोला कि आप ये COPR लेटर अपने पास रखो जब तक आपके PR कार्ड्स बन के नहीं आ जाते। सो हमने PR कार्ड्स अप्लाई करने के लिए डे आफ्टर टुमारो, जब मैं अगले दिन फ़ोन कनेक्शन लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपना SIN नंबर अप्लाई करने के लिए गया था, क्योंकि PR कार्ड मेरा 1 महीने से 1.25 महीने तक आना था। 30 to 45 डेज लगते हैं
आप आफ्टर अप्लाइंग पीआर कार्ड, वो इमिग्रेशन वाले ही कर देते हैं। अदरवाइज आप सर्विस कनाडा आके भी अप्लाई कर सकते हो। सो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कनाडा में कुछ भी शुरू करने के लिए, जॉब के लिए नंबर तो चलो पासपोर्ट पर मिल गया मुझे, बट स्टिल सिन नंबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, सोशल इंश्योरेंस नंबर। उसके लिए आपको सर्विस कनाडा में जाना होगा। जैसे वहाँ पर हमारे इंडिया में आधार सेंटर बने होते हैं, तो यहाँ पर सर्विस कनाडा एक सर्विसेज हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की। वहाँ जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो आपका जो सिन नंबर होता है वो भी आपका 7 days to 15 days लगते हैं। आप उनकी फ़ोन लाइन भी होती है, उस पर आप फ़ोन करके भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप फिजिकली जाकर भी अप्लाई कर सकते हो सिन नंबर के लिए, बट समटाइम्स वहाँ पर लाइन लगती है और फ़ोन पे वेटिंग टाइम भी 30 minutes to 1 hour होता है। मतलब इतने लॉन्ग क्यूज होती हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको वहाँ जाके एक्सपीरियंस लेना है या जैसा भी है। बट एक्सपीरियंस वहाँ पर बहुत अच्छा था। सर्विस कनाडा में आपको पूरी सर्विस हेल्प करेंगे वहाँ पर। सो दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माई फैमिली। और इनिशियली एक चीज़ बहुत लोग ये भी देखते हैं कि इंडिया से आने के बाद यहाँ पर आप ना प्राइस कंपैरिजन करते हो। जैसे हमने यहाँ पर आने के बाद सबवे गए थे, जो हम सबवे में सब खाते थे वो 180 या 200 रुपये का आ जाता था। बट यहाँ पर अगर आप वो देखोगे वो सब आएगा आपका $10, $9। तो आप उसको फिर कन्वर्ट करके देखोगे कि नहीं नहीं ये तो 500 या 600 रुपये का। तो ये मेंटेलिटी और माइंडसेट के साथ मत सोचना, क्योंकि अदरवाइज ऐसे करोगे तो आप यहाँ पे ना कुछ खा पाओगे ना कुछ खरीद पाओगे। सो ये माइंडसेट मत रखना। जब आप अर्न करना शुरू करोगे कैनेडियन डॉलर्स के अंदर ही, तो आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा, जो मैंने ऑब्जर्व करा। और आप सोचोगे भी नहीं, क्योंकि जिस चीज़ में आप कमा रहे हो उसी चीज़ में आप खर्च कर रहे हो। इम्पोर्टेंट चीज़ करी थी थर्ड डे, वो हमने सबसे पहले अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्री में गए थे। यहाँ पर ना रजिस्ट्रीज यूज़ होती हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो रजिस्ट्री नियर मी। सो हम अपनी यहाँ पर जो नियरेस्ट रजिस्ट्री थी वहाँ पर गए, वहाँ पर हम अपने हेल्थ कार्ड अप्लाई करा। वहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट लगे, देखिए आपका COPR लेटर लगता है या फिर आपका वर्क परमिट लगेगा या स्टूडेंट वीज़ा। इनके बेसिस पर आप अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई कर सकते हो। हेल्थ कार्ड बनने के बाद जो आपको सर्विसेज मिलेंगी वो ऑलमोस्ट सारी फ्री होती हैं। अगर कुछ चीज़ों के टेस्ट होंगे या कुछ आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए आपको सेपरेटली पे करना होगा, बट 99% यहाँ पर चीज़ें फ्री हैं। बट एक डिसएडवांटेज यहाँ पर जो मुझे लगी कैनेडियन हेल्थ सिस्टम की, वो ये है कि यहाँ पे आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है। और दूसरा, आपको यहाँ पर आपको पहले फैमिली डॉक्टर फाइनलाइज करना होगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पर हिस्ट्री बननी शुरू होती है हेल्थ सिस्टम की। सो ये थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा टफ लगा था मुझे। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको वेट बहुत करना पड़ता है। मतलब ये थोड़े, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट इस वीडियो में आपको जर्नी के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे हमारा हेल्थ कार्ड के लिए हमने अप्लाई करा, उसमें हमारी कॉस्ट लगी थी $28, जो घर बन के आते हैं सारे के सारे कार्ड्स, मेरी बेटी का, मेरा वाइफ का, मेरा, हम तीनों का बन के आया था घर पे। 30 days लगे थे, 30 to 45 days, राइट। सो $28 पर कार्ड हमारी कॉस्ट लगी थी। आपको पता हो कि हर चीज़ के लिए यहाँ पे कॉस्ट है। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप लिया था वो हमने ये लिया था कि अब हमें अपने रिज्यूमेस बनाकर यहाँ पर सबमिट करने हैं। जैसे मेरी वाइफ को पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब देखनी थी, तो उसने वो सब सबमिट करे डॉक्यूमेंट्स अपने Indeed.ca पे, Monster.ca पर और लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करना। ये सारी चीज़ें हमने करी। उसके बाद उसकी भी जॉब लग गई, मेरी भी पार्ट टाइम जॉब लग गई। सो इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि हमने कौन सा फॉर्मेट फॉलो करे और हमने क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करी, जिसके कारण मेरी वाइफ की भी पार्ट टाइम जॉब लगी और मेरी भी पार्ट टाइम जॉब लगी। सो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हमने ये करा कि हमने कोस्को का मेंबरशिप कार्ड बनवाया। कोस्को यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर होलसेल सर्विसेज है, जैसे कि आपके ग्रोसरी आइटम्स, आपको गाड़ी से रिलेटेड और आपके घर से कुछ भी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। बट एवरी वीक
वहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि आज आपको कोई सॉस मिली है, शुगर ब्रांड है, वो नेक्स्ट वीक होगा या नहीं होगा ये नहीं होता, क्योंकि वहाँ की डील्स ही इतनी अच्छी होती हैं। तो हमने एग्जेक्टिव मेंबर्स वाला कार्ड बनवाया था वहाँ पर। $120 मेरी ईयरली फीस थी, तो हमने बनवाया। अगर आप और आपकी वाइफ या आप एज ए कपल हो, तो आपका सेम कॉस्ट के अंदर $120 के अंदर दोनों का कार्ड बन जाएगा, आपको अलग से पे नहीं करने इंडिविजुअली। सो और आपको हर मंथ जब भी आप शॉपिंग करोगे, 15 डेज में करते हो या मंथली करते हो, जब भी आप शॉपिंग करोगे तो उसका एक 2% या 3% आपको कैशबैक एट द एंड ऑफ द ईयर एज ए चेक आपके घर पे आएगा, जो आप एड्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आप जो एड्रेस दोगे वहाँ पर आएगा। सो ये बहुत अच्छा था। कॉस्को का प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो एक अच्छी चीज़ ये थी कि कॉस्को की कि अ, अगर आपको कोई चीज़ ले लिया आपने और आपको पसंद नहीं आई, चाहे वो खाने के आइटम हो, चाहे वो आपने बेड लिया है वहाँ से या आपने मैट्रेस लिया, कुछ भी लिया है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपने कह दिया कि मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आप वापस कर सकते हो जाकर। आपने कहा कि मेरा गद्दा मेरे को सूटेबल नहीं है, तो वो भी आप वापस कर सकते हो। तो ये बहुत सारी अच्छी बेनिफिट्स हैं कॉस्को की मेंबरशिप लेने के। सो क्योंकि मैंने ये फॉलो करा, मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोग भी इस स्टेप को फॉलो करें, क्योंकि इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। बट थोड़ा ध्यान रखना कि समटाइम्स ये होता है कि वहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती हैं। अगर आपने बल्क में ले लिया और आपकी छोटी फैमिली है, अगर कंजम्पशन कम है, तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब भी होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। एक चीज़ आपको मैं शेयर करना चाह रहा था, और कि जब 3-4 दिन निकल गए थे तो हमको एक चीज़ बहुत याद आई थी कि जो यहाँ के खाना है, हवा है, पानी है, बहुत अच्छा है। बट जो टेस्ट है इंडियन फूड का, वो दूसरे ही लेवल पर था कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो चीज़ हमने यहाँ पर आज तक मिस कर रहे हैं, हमें 1 साल होने वाला है अब। तो हमें बहुत ज़्यादा याद आता है इंडियन फूड। तो जब भी हम कोई फैमिली मेम्बर आता है, हम स्पेसिफिकली इंडियन मसाले ही मंगवाते हैं वहाँ से, या जो भी हम ला सकते थे हम ले आए। बट जो किसी से भी कुछ मंगवाना होता है, जैसे यूजली आम का अचार हो गया या फिर नींबू का अचार हो गया, हम ये चीज़ें भी मंगवाई हैं, क्योंकि वो बहुत यहाँ पर वो क्वालिटी नहीं है उस चीज़ की, इन टर्म्स ऑफ लाइक टेस्ट नहीं है। क्वालिटी बेटर मिल जाएगी बट वो टेस्ट नहीं है, जैसे छोले भटूरे का टेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर पाव भाजी खाओगे उसका टेस्ट नहीं है, गोलगप्पे खाओगे उसका टेस्ट नहीं है इंडियन फूड के कंपैरिजन। सो बट यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें आप मिस भी करोगे। बट जैसे आप जॉब करने लग जाओगे कि आप वो धीरे धीरे चीज़ें एडेप्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लग जाओगे, फिर आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगेंगी। सो हमारे फर्स्ट 7 डेज के अंदर जो आखिरी के 2 दिन थे, तो उसमें हमने ये प्लान करा कि अब कार का लाइसेंस कैसे लिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस। रीज़न ये था कि यहाँ पर ना जो बसेस हैं वो टाइम बहुत लेती हैं आने में, और जो रूट होता है वो एक ही रूट फॉलो करते हैं, ये नहीं कि कहीं भी रोक लिया और कैसे भी कुछ। यहाँ प्रॉपर बसेस टाइमिंग्स होती हैं, तो बहुत टाइम लगता है। ऊपर से यहाँ का वेदर भी थोड़ा कोल्ड है कंपेयर, जब आप यहाँ पर आओगे आपको बहुत ठंड लगेगी। सो मेक श्योर कि आप ये मत सोचना कि बाहर 12 डिग्री है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा या मैं ऐसे ही अपने बच्चों को ले जाऊंगा। प्रॉपर पैक्ड होकर जाओ। तो इनिशियली जब आपकी बॉडी अडेप्टेबल हो जाएगी, तो उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बट इनिशियली मुझे लगा कि टफ होता है, पर कॉस्ट भी बहुत है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की। तो हम अपना इंडिया से 2 साल का, या मेरा 2 साल का अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का एब्स्ट्रैक्ट लेके आया था वहाँ से। तो मेरी वाइफ भी लेके आई। जब हमने अपने लाइसेंस नॉलेज टेस्ट क्लियर करे, नॉलेज टेस्ट होता है रिटन टेस्ट, पहले यहाँ पे आपको अपना रिटन टेस्ट देना होता है बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस। जैसे आप ओंटारियो में जाते हो या फिर आप अल्बर्टा आते हो, कहीं भी जाते हो, तो उन स्टेट्स के अपने अपने रूल्स होते हैं। उनकी एक पीडीएफ वाली बुक्स होती हैं, वो आप पढ़कर आपका नॉलेज टेस्ट होगा। वो क्लियर होने के बाद आपका
क्लास 7 लाइसेंस बनेगा, लर्नर लाइसेंस, बट आप ड्राइव नहीं कर सकते उसको लेकर। आपको अगर ड्राइव करना है क्लास 7 के साथ तो आपको अपने साथ एक क्लास 5 का ड्राइवर बिठाना होगा पैसेंजर सीट के ऊपर। सो नॉलेज टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका रोड टेस्ट होता है। उसके लिए आपको आई थिंक जैसे अल्बर्टा के अंदर फीस है $180 पर टेस्ट बुकिंग। ये भी गारंटी नहीं है कि आप पहली बार में ही टेस्ट क्लियर कर लोगे, और 45 मिनट का ही टेस्ट होता है। सो इसके बाद आप का लाइसेंस बन के आएगा फॉर्मल, बट आपका क्लास 7 में भी लाइसेंस आ जाएगा एज ए आईडी कार्ड, जो आप यूज़ कर सकते हो कनाडा में, क्योंकि कनाडा में पासपोर्ट एज ए आईडी यूज़ नहीं होता, कनाडा में लाइसेंस एज ए आईडी यूज़ होता है। और सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही यहाँ पर आते हो फर्स्ट 7 डेज में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पे फोकस करें। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर हो जाता है देन यू हैव टू सबमिट योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको वहाँ से लेकर आते हो, और साथ के साथ आपका अपना इंटरनेशनल एब्स्ट्रैक्ट भी सबमिट करना होता है 2 साल का। सो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें अपनी लिस्ट में, चेक लिस्ट में डाल लें अगर आप इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा ऑन वर्क परमिट और एज ए PR। सो आपको आई डेफिनेटली ये हेल्प करेंगी। That's all in this video, guys, for the first 7 days what we feel as a couple, as a family। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके कुछ सजेशंस हो, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, तो डेफिनेटली कमेंट्स में क्वेश्चंस डालना। वी विल ट्राई टू आंसर देम इन आवर वीडियोस। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू, हैव अ गुड वन।